इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन। अब देखो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। इंडिया वॉज बॉर्न इन अ वेरी ट्राइंग एंड चैलेंजिंग international context. The world has witnessed a devastating war and was grappling with the issues of reconstruction. Yet another attempt to establish an international body was underway. Many new countries were emerging as a result of the collapse of colonialism. अब देखो क्या हो रहा है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है उस टाइम। इंडिया वॉज बॉर्न, मतलब 1947 इंडिया वॉज आज़ाद। इज ट्राइंग एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट द वर्ल्ड हैज, मतलब उस टाइम काफ़ी चैलेंजिंग था इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत गरीबी थी, और जो डेवलपिंग नेशंस थे उनको, मतलब जो डेवलप्ड नेशन थे उनको आज़ादी देनी पड़ रही थी। जो गरीब नेशंस थे जैसे इंडिया, तो वहाँ पे सोशल चेंजेस हो रहे थे। राजा वगैरह अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे, और वर्ल्ड जो पावर्स हैं वो डोमिनेशन के लिए तैयार थी। एक तरफ यूएस था, एक तरफ यूएसएसआर था। तो कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की लड़ाई चल रही थी। तो इंडिया वॉज जस्ट अ बॉर्न, और उसके पास चैलेंजेस काफ़ी थे, पॉवर्टी थी, और इंडिया पाकिस्तान वो जो डिवीज़न है वो हो चुका था, काफ़ी लोग मर चुके थे। तो रिलीजियस जो इश्यूज थे वो भी काफ़ी हर्ट हो गए थे। उसके बाद क्या हो रहा था, वर्ल्ड हैड विटनेस्ड अ डिवास्टेटिंग वॉर एंड वाज, अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वही था, और रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा था उस टाइम, क्योंकि काफ़ी वॉर में नुकसान हो चुका था। तो इसीलिए एक अनदर अटेम्प्ट हुआ इंटरनेशनल बॉडी बनाने का। तो मैनी न्यू कंट्रीज वर इमर्जिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलैप्स तो ऑफ कॉलोनिज्म। तो कॉलोनिज्म मतलब जो कॉलोनी बनाते हैं उसका कोलैप्स हो गया। जो रूल राज करने वाला सिस्टम है सबको आज़ादी देनी पड़ रही थी। तो एक मोस्ट न्यू नेशन वर ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद ट्विन चैलेंजेस ऑफ वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। तो भाई दो तरह की प्रॉब्लम थी, एक तो वेलफेयर का काम भी करनी है और एक डेमोक्रेसी भी एस्टैब्लिश करनी है। तो दोनों को इन हैंड लेके चलना पड़ेगा। तो फ्री इंडियन फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्टेड ऑल दिस कंसर्न इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जब इंडिया फ्री हो गया, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी तो उसमें ये सब कंसर्न्स और ये सब जो चीज़ें थी उसमें शो करी गई just after independence. Apart from these factions at global level, India had its own share of concerns. The British government left the Indian behind the legacy of many international disputes. तो अंग्रेज चले गए, जाते थे प्रॉब्लम क्रिएट करके चले गए। क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी, देखो पहला था क्या, पार्टीशन क्रिएट करा उन्होंने, और इट क्रिएट इट्स ओन प्रेशर एंड द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। अब भाई पूरा हमारा जो है माल ले गए, पॉवर्टी छोड़ गए। तो पॉवर्टी एलिवेशन वाज अनदर चैलेंज फॉर इंडिया, एंड पार्टीशन जो था वो काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। काफ़ी लोगों के इसमें हमने इधर से उधर किया, और उसमें कई लोग मर भी गए। लोग अपना घर वगैरह, पैसा वगैरह से, ज़मीन वगैरह सब छोड़ के इधर आ गए, कुछ लोग उधर चले गए। सो दिस वाज द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इन विच इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये सिचुएशन के में इंडिया ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया वर्ल्ड सिचुएशंस में, ठीक है। So as a nation born in the backdrop of World War, India decided to conduct its foreign relation with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace. तो भाई इंडिया क्या जा रहा है, इंडिया जा रहा है कि हम अपने फॉरेन रिलेशन कंडक्ट करें ताकि हम हमारा जो एम है वो है सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना, अपनी नहीं सब देशों की। मतलब सोवरेनिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई हमारे जो इंटरनल कामकाज में दखल अंदाजी नहीं करे, हम अपना निर्णय स्वतंत्र होकर ले सके। वी कैन टेक आवर डिसीजन इंडिपेंडेंटली एंड टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस। और सिक्योरिटी अचीव करना चाहते हैं हम बाकी, ताकि हम से मतलब पीस की मदद से पीस मेंटेन करके हम शांति स्थापित कर सकें। दिस एम फाइंड एन इको इन द DPSP। तो ये चीज़ DPSP में लिखी हुई है, ठीक है। DPSP होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। उसको क्या इसका मतलब क्या होता है कि स्टेट जब अपनी पॉलिसी बनाएगा तो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा, पर ये एनफोर्सेबल नहीं है लीगली। अगर सरकार एनफोर्स नहीं कर पा रही किसी कारण से, तो यू कैनॉट गो टू कोर्ट जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट, बिकॉज इन फंडामेंटल राइट यू कैन गो टू कोर्ट इफ दे आर वायलेटेड। बट DPSP इज जस्ट ए डायरेक्शन, इज जस्ट लाइक ए लाइट टू शो यू पाथ। So it is not bounding because the framers thought कि it might not be possible every time to go through these things, because India is a poor country and it might not be capable of taking these things at present. So they thought कि the leaders will take it themselves.
So the developing countries lack the required resources to effectively advocate their concerns in the international system. So they pressure more in modest goals than the advanced status. डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास क्या होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं, तो वो अपने कंसर्न्स जो है इंटरनेशनल सिस्टम में बता नहीं सकते, जाहिर नहीं कर पा रहे या परस्यू नहीं कर पा रहे. सो वो थोड़े से कम मॉडेस्ट गोल्स जो होते हैं उनको परस्यू करते हैं रादर देन एडवांस. सो दे फोकस मोर ऑन पीस एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन नेबरहुड. तो भाई ठीक है, सीधी सीधी बात कर लो कि सब पीस और शांति और डेवलपमेंट वाली स्थिति होनी चाहिए हमारे आसपास में. और इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन द पावरफुल स्टेट्स occasionally influences the foreign policy. So India was dependent on US and other nations for its food security. So that is why in 1965 India-Pakistan war, तो इंडिया पे फोर्स डाला गया कि साहब आप जो है वॉर को ख़त्म करिए. व्हेन इंडिया वाज इन विनिंग पोजीशन या अंदर तक घुस गया था पाकिस्तान के, तो फूड सिक्योरिटी वाज इशू. दैट इज़ वाई इन 1966 द ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड कम ऑफ. तो वी वांटेड टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट इन फूड सिक्योरिटी. सो जो पावरफुल देश है वो हमेशा सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी को लेकर छोटे देशों को दबाते रहते हैं. तो ऐसे कुछ इस पीरियड में हुआ. इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैनी डेवलपिंग कंट्री चूज टू सपोर्ट द फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंस ऑफ पावरफुल कंट्री हु वर गिविंग देम एड एंड क्रेडिट्स. अब क्या हो रहा है कि भाई आप गरीब हैं, दो कंपनी आ गई यहाँ पे बाजार में, अमेजन और फ्लिपकार्ट. सपोज करो अमेजन कह रही कि साहब मैं सस्ता दूंगी, फ्लिपकार्ट कह रही मैं सस्ता दूंगी, पर आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेगी कुछ कुछ बातों में. लेकिन कुछ लोग होते हैं कि साहब हम तो है लोकल स्टोर से खरीदेंगे, हम ना इसके साथ जाएंगे ना इसके साथ जाएंगे, हम अपना निर्णय खुद लेंगे, आप हमारे लिए निर्णय मत लीजिए या आप हमारे को अपने एल्गोरिथम लगा के चीज़ें मत बताइए. उसी तरह से क्या हो रहा है, एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएसएसआर. यूएसए चाहता है कि हमारे से आप पैसा लीजिए, रिसोर्सेज लीजिए, हम सब देंगे. यूएसए चाहता है हमारे से लीजिए. लेकिन कुछ चीज़ों में आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, डिसीजंस में जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं. अब दो ग्रुप्स बन गए देश दुनिया के, कुछ देश यूएस के साथ हो लिए, कुछ हो गए यूएसएसआर के साथ. तो बेसिकली इट वाज अ वॉर बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. तो दो धड़े बन गए. अब इन दिस सिचुएशन इंडिया वाज बॉर्न. अब इंडिया क्या करे, तो देखिए आगे बताएंगे हम इंडिया क्या करते हैं. इंडिया ने नाम चुना, नाम. सो वन वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस. अब मैंने आपको बताया कि भाई देखो दो कैंप्स बन गए वर्ल्ड में, एक था यूएस और एक था वेस्टर्न अलीज. यूएस और वेस्टर्न अलीज साथ में, और दूसरा था सोवियत यूनियन, यूएसएसआर. रशिया को पहले यूएसएसआर बोलते थे. सो यू हैव रेड दैट अबाउट द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड द नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी नाम. इंडिया वॉज सपोर्टर ऑफ नाम. ये तीसरा रास्ता दिखा रहा था. ये कह रहा था साहब हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, हम यूएस पे भी डिपेंड नहीं होंगे और सोवियत यूनियन पे भी डिपेंड नहीं होंगे. सो ये पीरियड जो था दैट इज द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर. द एंड ऑफ कोल्ड वॉर चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंटायरली. तो अब जो 1991 में फॉल ऑफ यूएसएसआर एंड राइज ऑफ रशिया fall of USSR into different nations and dominances of USA established. So the context of every relation changed. But when India achieved its freedom and started framing its foreign policy, or the Cold War was just beginning. तो जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, कोल्ड वॉर सिर्फ स्टार्ट हुआ था, and the world was getting divided into two camps. तो मैंने आपको बता दिया पहले. Did India belong to any of these two camps in global politics of the 50s and 60s? Was it successful in conducting its foreign policy peacefully and avoiding international conflicts? तो इंडिया ने क्या किया आपको मालूम है, मैंने आपको बता दिया कि इंडिया ने आगे बढ़ेंगे. अभी इंडिया ने कोई भी काम ज्वाइन नहीं किया, अपना एक नाम रखा अलग से, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि भाई हम किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, हम शांति से काम करेंगे, डेमोक्रेसी पे काम करेंगे, इस तरह की बातें करी. और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेंगे, साथ में लेके चलेंगे. और उसी टाइम पीरियड में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था. अब देखो आर्टिकल 51 में क्या लिखा हुआ है डीपीएसपी के कॉन्स्टिट्यूशन में. ये कहता है कि भाई स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो ये फॉरेन पॉलिसी के मैटर यहाँ लिखा हुआ है. इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को हम मेंटेन करेंगे, प्रमोट करेंगे
और हॉनरेबल एंड इक्वल रिलेशन विद नेशंस। तो अलग अलग देशों के साथ बराबर के और व्यवहारिक और रिस्पेक्ट वाले व्यवहार रखेंगे। फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल विद वन अनदर। मतलब हम इंटरनेशनल लॉ का और ट्रीटीज़ का सम्मान करेंगे इन डीलिंग विद ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल विद वन अनदर, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब कि जो डिस्प्यूट हो गए तो हम बैठ के विचार करेंगे और बीच बचाव करके उसका डिस्प्यूट का हल निकालने की कोशिश करेंगे बजाय कि लड़ाई करने के। ठीक है, तो ये आर्टिकल 51 लिखा हुआ है, इसमें इंटरनेशनल पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। तो INM जो आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था कि सब चार दीवारी के बीच में जाए, देश के अंदर चल रहा है, ये पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ था। सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे लीडर्स जो थे बाहर से मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान, अलग अलग देशों में हमारे लोग रहते थे। इट वॉज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। और इसके अलावा जो इंडिया में तो चल ही रहा था कोलोनियल मूवमेंट, उसके अलावा और भी देशों में चल रहा था कोलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट, है ना। मतलब किसी भी देश को कॉलोनी बना लिया, अपनी गुलाम बना लिया या अधिकार कर लिया पावर से। सो इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री। तो इसी कारण काफ़ी जो एशियन और अफ्रीकन कंट्री में जो लिबरेशन या फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे वो अफेक्ट हुए। इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले क्या हुआ, देयर वर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन नेशनल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया एंड दोज ऑफ द अदर कॉलोनीज एंड यूनाइटेड एज दे वर इन देयर कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो अलग अलग देशों के लीडर्स के बीच में कनेक्शन था, ऐसा नहीं कि कनेक्शन नहीं था। जैसे हमारा देश गुलाम है, हमारा देश के लीडर्स का कनेक्शन किसी और देश के साथ था। इवन नेपाली कांग्रेस वाले लोग भी हमारे देश में आए थे, यहाँ पे सीख के गए। वहाँ पे भी कांग्रेस जो बनी हुई वो यहीं से पहले सीख के गए कि किस तरह से यहाँ पे काम होता है। देन द क्रिएशन ऑफ INA, इंडियन नेशनल आर्मी, बाई सुभाष चंद्र बोस जी during Second World War was the clearest manifestation of the linkage established between India and overseas Indian during the freedom struggle। तो ऐसा नहीं कि जो देश के अंदर रह रहे हैं उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन किया, देश के बाहर जो लोग रह रहे हैं ओवरसीज इंडियंस उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया। उन्होंने आर्मी बनाई सुभाष चंद्र बोस जी ने, वहाँ पे जो इंडियंस से उनको इकट्ठा किया और आर्मी बना दी। तो देखिए कितने लोगों ने बाहर से भी सपोर्ट करने की कोशिश करी कि हम जाके देश को आज़ाद कराएंगे। ये फीलिंग आना ही बहुत बड़ी चीज़ है, और उन्होंने साफ ट्रेनिंग ली और कोशिश करी कि हम हमारे देश को आज़ाद करा सके। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन रिफ्लेक्ट्स द इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरप्ले होता है डोमेस्टिक फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स का, तो फॉरेन पॉलिसी उस पर डिपेंड करती है या उसको रिफ्लेक्ट करती है। देयरफॉर द नोबल आइडिया दैट इंस्पायर्ड इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो जो अच्छे आइडियल आइडियाज़ थे हमारे पास जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान गेन किए, वो सब हमारी फॉरेन पॉलिसी में झलकते हैं। बट इंडियाज अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट कोइंसाइडेड विद द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर इरा। तो जैसे ही इंडिया का इंडिपेंडेंस होता है उसी टाइम पीरियड में कोल्ड वॉर शुरू रहता है US और USSR के बीच में। बेसिकली US वॉज अ कैपिटलिस्ट, या अभी भी कैपिटलिस्ट ही है। वो चाहता है कि सब प्राइवेट को बढ़ावा मिले, मार्केट फोर्सेस को बढ़ावा मिले, और इस तरह की सरकारें बने जो हमें एंट्री दे मार्केट का, हमारा मतलब इकोनॉमिक फ़ायदा हो। वो इकोनॉमिक फ़ायदा चाहती है और कुछ नहीं। सोशलिज्म वालों को ये खतरा है, वो डरते हैं कि साहब ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कुछ लोग अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग बहुत गरीब हो जाएंगे, वेलफेयर वाले रहेंगे नहीं। तो इसलिए वो डरते हैं, वो चाहते हैं कि हर देश में हमारे आसपास में सोशलिज्म का फ़ायदा रहे, सरकार रहे, और लोग कैपिटलिस्ट की तरफ आकर्षित नहीं हों। तो ये वॉर थी बेसिकली। एज यू रीड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक ऑन कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कॉन्फ्रेंट्रेशन। 1947 या 1940 से ले लो आप 1991 तक, जब तक USSR का फॉल नहीं हुआ, तो तीन लेवल पे कॉन्फ्रेंट्रेशन हो रही थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। तो कहीं पे अभी भी होता है, अभी भी हो रहा है पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंट्रेशन, अभी कौन सा नहीं हो रहा। अभी भी कई जगह सरकार पलट देते हैं। अब जैसे नेपाल में आप देख लो, श्रीलंका में आप देख लो, इंडिया चाइना का कॉन्फ्रेंट्रेशन हो रहा है अभी। वैसे ही उस टाइम समय हो रहा था। तो इंडिया वाले चाहते हैं हमारे को सपोर्ट करे, वो सरकार बने। चाइना वाला चाहते हैं भाई हमारे को सपोर्ट करे, कम्युनिस्ट वाली सरकार बन जाए। ठीक है, तो पॉलिटिकल लेवल, देन इकोनॉमिक लेवल। इकोनॉमी भाई वो कहते हैं साहब हमारी ज़्यादा अच्छी है, हम ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी GDP ज़्यादा अच्छी है। मिलिट्री तो आपको मालूम ही है। तो बिटवीन द टू ब्लॉक्स लेड बाय सुपर पावर, तो US एंड USSR, तो दो सुपर पावर थी पहले वर्ल्ड में। द सेम पीरियड ऑल्सो विटनेस डेवलपमेंट लाइक द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ UN। तो उसी टाइम पे
पहले कुछ और नाम था इसका 1919 में, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में लीग ऑफ नेशंस, देन इट बिकम यूएन, देन द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। तो जापान के जब न्यूक्लियर वीपन इन्होंने डाला यूएसए ने, उसके बाद होड़ मच गई न्यूक्लियर वीपन्स की, लोगों के पास कई देशों ने बना लिए। इवन इंडिया हैव, पाकिस्तान हैव दिस वीपन। एंड द इमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट, अब कम्युनिस्ट का इमर्ज हो गया साहब। तो देखो ये कितना डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग तरह के चैलेंजिंग पीरियड था। एक तरफ यूएन बन रही है, शांति स्थापित करना चाहती है, एक तरफ आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, और एक तरफ आप कम्युनिस्ट चाइना बना रहे हो। तो चाइना को आप जानते ही हैं पिछले 40 साल में उसने क्या पावर अटेंड करी है, सोशलिज्म से अलग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इनका। एंड द बिगिनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, मतलब जो पहले कॉलोनीज बनती थी उस कॉलोनीज को अब लोग आज़ाद करने लग गए, या जो देश है वो आज़ाद करने को मजबूर होने लग गए। Because of UN and other international bodies, the pressure has been created on them, and it is not possible even the world pressure is there and the masses are aware, so it is not possible for everyone for them to continue further. So Indian leadership had to pursue its national interest with the prevailing international context. So Indian leadership को अपने हिसाब से national interest के फॉलो करना था इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय अदर्स। तो फर्स्ट रूल, नेहरू रोल, फर्स्ट पीएम JLN, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ही प्लेड ए क्रूशियल रोल इन सेटलिंग द नेशनल एजेंडा। ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर, तो उसको खुद का गवर्नर खुद ही था। सो बोथ एज पीएम एंड फॉरेन मिनिस्टर, तो फॉरेन मिनिस्टर भी वही था। ही एक्सरसाइज प्रोफाइंड इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 to 64। आई थिंक 64 में ही डाइड। तो जब तक वो रहा उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया फॉरेन पॉलिसी को बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में। और 3 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वॉज टू प्रिजर्व द हार्ड एंड सोवरेनिटी। जो हमने आज़ादी सोवरेनिटी हासिल करी है उसको पहले प्रिजर्व करा जाए। 3 टर्म इम्पॉर्टेंट है, प्रिजर्व एंड देन प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि भाई हमारी जो मातृभूमि है, हमारी जो बॉर्डर्स हैं उसकी रक्षा करी जाए। एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत पुअर थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, 80-90% जनता गांव में रहती थी, और शहरों में भी कुछ खास फैसिलिटीज़ थी नहीं थी, एजुकेशन पुअर थी। तो हमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। 3 चीज़ हो गई, क्या हो गया, हार्डर सोवरेनिटी, नेहरू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड देन रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेहरू विश टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो नेहरू ने कहा ठीक है साहब कि हम अगर इन दोनों ग्रुप में किसी में गए तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करेंगे, ये हम जिस तरह से काम करना चाहते हैं हमें करने नहीं देंगे, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, है ना, हमारे जो थोड़े से रिसोर्स हैं वो भी वेस्ट हो जाएंगे। तो नेहरू ने कहा ठीक है साहब, हम जो है भले कम खा लेंगे, कम कमा लेंगे, लेकिन हम जिएंगे इंडिपेंडेंटली। उसने कहा ठीक है साहब, हम जो है इन दोनों में शामिल नहीं होंगे, नाम बनाएंगे हम नया नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी नॉन अलाइंड रहेंगे, हम किसी भी अलाइन नहीं होंगे। देयर आर स्कोप पार्टीज एंड ग्रुप इन द कंट्री दैट बिलीव दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द ब्लॉक्स लेड बाय यूएस। सो देयर आर ऑफ कोर्स पार्टी एंड ग्रुप इन द कंट्री, मतलब कुछ पार्टियाँ और कुछ ग्रुप्स चाहते थे कि भाई इंडिया यूएस के साथ चले जाए, क्योंकि दैट ब्लॉक क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेसी। वो क्लेम क्या करता है कि हम प्रो डेमोक्रेसी हैं। सो कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक अम्बेडकर भी ये सोचते थे। सम पॉलिटिकल पार्टी विच वर अपोज टू कम्युनिज्म ऑल्सो वांटेड टू इंडिया टू फॉलो प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी। तो जो कम्युनिज्म के अपोजिशन में थे पार्टीज या लोग, वो भी चाहते थे कि हम प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी अपनाएं। तो इसमें कौन कौन आ गया, अब देखो बीजेपी है, भारतीय जनता संघ, जो बीजेपी है आज की वो इससे निकली हुई है, ऐसी का बात पार्टी वो बनी थी। तो भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, ये सब जो सोशलिज्म वाली से दूर रहना चाहते थे, इन्होंने कहा कि साहब आप प्रो यूएस चले जाइए। बट नेहरू ने इस तरह के प्रेशर्स को हैंडल अच्छे से किया एंड ही possessed considerable leeway in formulating the foreign policy. Distance from two camps. अब ये मैंने आपको बताया था, distance from two camps. The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment. So, peaceful world, dream of peaceful world, ये important चीज़ है। अगर आपको कभी आंसर राइटिंग करनी है
ये शब्द याद रखना, ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड, कि हम क्या कहते हैं, शांतिपूर्ण समाज, शांतिपूर्ण वर्ल्ड। और इंडिया की एक पॉलिसी भी है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है, तो वो भी आप इस पर डाल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है वो सबको साथ लेके चलने वाली, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। तो इसलिए एडवोकेटिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज द राइट डिसीजन, सो इट रिड्यूसेस द कोल्ड वॉर टेंशन। तो इन्होंने क्या करा, इससे क्या हुआ, हमारी जो टेंशन थी, हमें इस ग्रुप में चलना है, इस ग्रुप में नहीं चलना है, इस तरह की हमारी जो टेंशन थी वो ख़त्म हो गई। और हमने यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में काफ़ी ह्यूमन रिसोर्स भी कंट्रीब्यूट किया। अभी भी हमारी आर्मीज यूएन पीस कीपिंग फोर्स में अलग अलग देशों में जाती रहती है। यू माइट आस्क व्हाई इंडिया डिड नॉट जॉइन आइदर ऑफ द टू कैंप्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरिया। इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम मिलिट्री अलायंसेस लेड बाय यूएस एंड सोवियत यूनियन अगेंस्ट। तो इंडिया जो है बेसिकली अननेसेसरी जो है सोवियत यूनियन और यूएस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो मिलिट्री अलायंसेस बना लेते थे, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ए वॉर नेक्स्ट सिचुएशन। तो वर्ल्ड हैज फेस्ड ऑलरेडी टू वॉर्स, इंडिया डिड नॉट वांट टू जॉइन एनी वन ग्रुप and don't want to participate in the war. So you must have read in the book and contemporary world policy during the Cold War era. The US led North Atlantic NATO. NATO अभी भी एग्जिस्ट है, US ने बनाया हुआ है अपने जैसे देशों को, वेस्टर्न देशों को लेकर NATO। तो ये कैपिटलिस्ट देश है सारे। एंड देन द सोवियत लेड वार्सो पैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। सोवियत ने भी कुछ देशों के साथ पैक्ट साइन किया था, उसको बोलते हैं वार्सो पैक्ट। ये मिलिट्री थे कि अगर हम पे एक पे अटैक हुआ तो हम सब मिलकर अटैक करेंगे, ये सब पे अटैक माना जाएगा, इस तरह की बातें इसमें करी गई थी। सो इंडिया एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट एज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। नॉन अलाइनमेंट इन्होंने मेन मुद्दा क्या उठाया कि हम जो है किसी में भी अलाइन नहीं होंगे। दिस वॉज डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट। अभी काफ़ी डिफिकल्ट है। आप इमेजिन करिए दोनों तरफ मैग्नेट लगे हुए हैं, आपका थोड़ा सा ही बैलेंस बिगड़ेगा तो आप एक तरफ चले जाएंगे। तो उसी तरह की सिचुएशन कुछ नेहरू और इंडिया की थी, तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल था और कुछ टाइम बैलेंस परफेक्ट भी नहीं रहा। इन 1956 में ब्रिटेन ने इजिप्ट पर अटैक किया स्विस कैनाल के इशू को लेके, बिकॉज स्विस कैनाल जो था जो इजिप्ट से पास होता है, रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है आपस में, तो ये ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रूट है। तो ब्रिटिश वॉज कंट्रोलिंग दैम। तो इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू कॉलोनियल इन्वेजन। तो ब्रिटेन ने जब अटैक किया इजिप्ट पे, तो इंडिया ने एक वर्ल्ड प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि भाई आपने कॉलोनियलिज्म ख़त्म कर दिया, लेकिन अब आप नई तरह से कॉलोनियल इन्वेजन कर रहे हो आप किसी देश की टेरिटरी का। बट इन द सेम ईयर व्हेन यूएसएसआर इन्वेडेड हंगरी, इंडिया डिड नॉट जॉइन पॉलिटिकल पब्लिक कंडेमनेशन। तो देखो बैलेंस, मैंने बताया बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इंडिया ने यहाँ पे इसको प्रोटेस्ट किया या अपोज किया, और ब्रिटेन वॉज यूएस कैंप, मतलब लेफ्ट वाला कैपिटलिस्ट वाला था कंट्री। लेकिन जब यूएसएसआर ने हंगरी को इन्वेड कर दिया, हंगरी पे अटैक कर दिया, तो इंडिया ने पब्लिक कंडेमनेशन किया ही नहीं। सो डिस्पाइट सिचुएशन बाय एंड लार्ज, तो इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं। अभी भी देखो आप, इंडिया कई बार किसी देश की बुराई नहीं कर पाता है इंटरनेशनल लेवल पे ड्यू टू सम पॉलिटिकल इशूज या सम कंट्रेस्ट, बिकॉज इन एक चीज़ रखना, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल कैंप्स फॉरेन पॉलिसीज, ओनली वन थिंग इज परमानेंट, दैट इज फॉर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। Relationship can change because see, earlier we were not friends with the US, now we are friends with US। तो पहले वो प्रो पाकिस्तान था, अब वो प्रो इंडिया हो गया। कारण क्या है? कारण है उसको मार्केट मिल रहा है हमारा, और हम उसके काम आ सकते चाइना को कंटेन करने में। कुछ कारण ऐसे है, तो इसीलिए बोलता हूँ कि इंटरेस्ट कभी भी परमानेंट होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप कीप ऑन चेंजिंग। तो आज हम चाइना से दुश्मनी हैं, कल हो सकता है हमारे दोस्त हो जाए, कल हमारे सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। सो इन सब सिचुएशन के बावजूद इंडिया डिड टेक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन वेरियस इंटरनेशनल इशूज़। तो इंडिया ने हमेशा से इंटरनेशनल इशूज़ में इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है और कुड गेट एड एंड असिस्टेंट फ्रॉम मेंबर ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो दोनों ब्लॉक से उन्होंने असिस्टेंस, हेल्प वगैरह ली, कुछ पैसे वैसे लिए। While India was trying to convince the other developing countries about the policy of non-alignment, अब इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया का भाई अपने से और देश जो आज़ाद हो रहे थे उनको समझा रहा था कि भाई इसमें आप हमारे नाम में आइए, हम किसी भी उससे अटैच नहीं होंगे, मिलिट्री अलायंसेस वगैरह का काम नहीं करेंगे हम,
हम सिर्फ डेवलपमेंट पे काम करेंगे, गरीबों को ऊपर उठाएंगे, खाना वाना देंगे, इस तरह की डेवलपमेंट वाली चीज़ें करेंगे। आज आप देख, सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा 30-40 साल पहले चले जाएँ तो उस समय को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1950s में क्या हालत रही होगी हमारी। तो नॉन अलाइनमेंट वॉज द बेस्ट पॉलिसी फॉर इंडिया। तो इंडिया कोशिश कर रहा था कि और देश हमारे बेड़े में आए, लेकिन उसी टाइम पाकिस्तान ने क्या करा, यूएस का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब यूएस जो था, इट वॉज नॉट हैप्पी विद इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव एंड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो इंडिया इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करेगा और नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाएगा, इससे यूएस को बड़ी प्रॉब्लम थी। Therefore, there was considerable unease in India-US during 1950s। तो काफ़ी अनईजी रिलेशनशिप था हमारा यूएस के साथ इन 1950s। इवन आगे भी ऐसे ही रहा। 2001 के बाद जाके थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, 2001 के बाद थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू हुआ, क्योंकि 1991 में इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे। सो यूएस ऑल्सो रिसेंटेड इंडिया ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द सोवियत यूनियन। अब आप देखो, इंडिया की जो थोड़ी दोस्ती थी सोवियत के साथ, तो काफ़ी सारी मिलिट्री डील्स भी इंडिया ने सोवियत के साथ करी हुई है। इक्विपमेंट्स जो है जनरली हमारे पुराने हम देखें तो ज़्यादातर सोवियत से आते थे हमारे पास, रशिया बेसिकली। तो यूएस इसको लेके भी थोड़ा सा परेशान था। द स्ट्रेटजी ऑफ प्लान एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाई इंडिया, द पॉलिसी एम्फसाइज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। The emphasis on developing a resource base also means that export-oriented growth was limited। अब क्या हो रहा है कि emphasis on developing a resource base also means that export-oriented growth was limited। This development strategy limited India's economic interaction with the outside world। अब आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि इंडिया ने प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी अपनाई, और इसमें क्या करा, इसमें हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, मतलब हम इंपोर्ट कम करें, इंपोर्ट की करने के बजाय कुछ और चीज़ अगर यूज़ कर सकते हैं या उसको हम घर में पैदा कर सकते हैं चीज़ को, तो वो करें। सो इसने क्या, हमारे यहाँ पे डेवलपिंग ए रिसोर्स बेस ऑल्सो मीन्स कि हम एक्सपोर्ट कम करेंगे, यहीं पे रखेंगे हमारा सामान। इस तरह की पॉलिसी हमने बनाई। सो दिस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लिमिटेड इंडियाज इकोनॉमिक इंट्रैक्शन। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया बाहर से सामान मंगाता, तो इंडिया ने कोशिश करी कि हम सारा सामान घर पे बना लें, बाहर से हम नहीं मंगाएं। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ भी कम हुई इंडिया की, वर्ल्ड से इंट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो गई। तो इंडिया की इकोनॉमिक इंट्रैक्शन भी कम हो गई वर्ल्ड से, क्योंकि हम सामान मंगा नहीं रहे। तो उस टाइम क्योंकि हमारे देश में सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे, पॉवर्टी थी, लोगों को हमने बाहर निकालना था गरीबी से। सो इसलिए हमने इस तरह की जो स्ट्रेटजी बनाई। अब आता है एशिया अफ्रो एशियन यूनिटी। Given its size, location, power, potential, Nehru envisaged a major role for India in world affairs, especially in Asian affairs. So his era was marked by establishment of contact between India and other independent states in Asia and Africa। तो उसके टाइम में क्या, उसने कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करी जो उस टाइम आज़ाद हो रहे थे। 1940s-50s नेहरू हैड बीन an ardent advocate of Asian unity। तो नेहरू चाहता था कि साहब आइडियलिज्म काफ़ी फॉलो करता था, ये आइडियल बातें करता था, अच्छी बातें करता था। उसने कहा कि साहब एशियन यूनिटी बनाओ, जैसे यूरोप में है वैसे उस तरह का कुछ एशिया का ग्रुप बनाओ एक। सो इंडिया कन्वेंट द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947, 5 months आफ्टर अहेड ऑफ अटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से पहले ही इसने काम शुरू कर दिया। इंडिया ने काफ़ी एफर्ट किया फॉर अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम डच, कि भाई हमने काफ़ी रियलाइज़ किया कि मतलब काफ़ी एफर्ट किया कि भाई डच जो है इंडोनेशिया से आज़ाद कर दे, बाय कन्वेनिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1949 टू सपोर्ट इट्स फ्रीडम स्ट्रगल। तो 1949 में इंडोनेशिया को आज़ादी के लिए हमने सपोर्ट के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी बुलाई। इंडिया वॉज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डी कोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड फर्मली अपोज्ड रेसिज्म, स्पेशली अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। एक तरफ हमने इंडोनेशिया को सपोर्ट किया, दूसरी तरफ हम साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे अपार्थाइड गवर्नमेंट थी, आपने क्लास 9 की बुक में अपार्थाइड के बारे में पढ़ा भी होगा, रेसिज्म किस तरह से वहाँ पे हावी थी, उसको इन्होंने अफकोर्स किया। द अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशियन सिटी ऑफ बैंडंग इन 1955, commonly known as Bandung Conference, marked the zenith of India's engagement with newly independent Asian and African nations. The Bandung Conference later led to the establishment of NAM,
The first summit of NAM was held in Belgrade in September 1961. Nehru was co-founder of NAM. अब देखिए बैंडिंग कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार न्यूज़ में आती भी रहती है या जीके में भी आती है। तो एशिया अफ्रीकन जो कॉन्फ्रेंस हुई वो इंडोनेशिया की सिटी एक बैंडिंग वहाँ पे हुई 1955 में, इसको बैंडिंग कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो इस तरह से इंडिया ने अपनी एंगेजमेंट बढ़ाई जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे एशिया और अफ्रीका के, और यहाँ पे नैम का उदय भी हुआ। और इस नैम का जो उदय हुआ उसके बाद इसकी पहली समिट कहाँ हुई, बेलग्रेड में हुई 1961 में। इस तरह से यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में इसका आइडिया आया होगा, उन्होंने बनाई और पहला इनका जो समिट करते हैं करा। ठीक है, अब हमारी चाइना से किस तरह से लड़ाई हुई, शांति हुई, इसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। So under its relationship with Pakistan, Free India began its relationship with China on a very friendly note. तो फ्रेंडली नोट से एक सेकंड